तो देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन अपना आगे पढ़ते हैं अपन, ठीक है। हेडिंग डालो आप, बफर सॉल्यूशन। हेडिंग डालोगे बफर सॉल्यूशन। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? हिंदी में कहते हैं इसको उभय प्रतिरोधी विलयन। उभय प्रतिरोधी विलयन, ठीक है भाई। देखो बफर क्या होते हैं, आपने आज तक नाम सुना होगा बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं पता है सबको? पता है सबको? नहीं पता? देखो मैं बता देता हूँ क्या होता है। बफर सॉल्यूशन एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। क्या करते हैं? पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं। ए बफर सॉल्यूशन इज रेसिस्ट ए चेंज इन पीएच, ठीक है। ए बफर सॉल्यूशन रेसिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन एडेड एसिड और बेस। जब वो आपके पास एक सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन है, अगर हम उसमें या तो कुछ एसिड मिला दें, डाल दें, एसिड डाल दें। अगर एसिड डालोगे तो उसकी पीएच क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कोई भी सॉल्यूशन मान लो आपके पास, कोई भी एक सॉल्यूशन है, जनरली एक बार नॉर्मल एग्जांपल लेके चलो। आपके पास कोई एक नॉर्मल सॉल्यूशन है, उस नॉर्मल सॉल्यूशन में अगर आपने क्या डाल दिया, अगर आपने उसमें एसिड डाल दिया तो उसकी पीएच क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएंगे। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इंक्रीज हो जाएंगे तो पीएच क्या हो जाएगी? डिक्रीज। डिक्रीज होने का मतलब जीरो के पास में आएगी, 0 1 2 3 7 से कम हो जाएगी। एसिडिक स्ट्रेंथ हमारी उनकी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अब आप अगर क्या किया, अगर आपने एसिड ना डाले, इसमें क्या डाल दिया? बेस डाल दिया, तो उसकी जो पीएच है उस पीएच से वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि बेस डालोगे तो OH- आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। बेस में क्या होता है? OH- आयन की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो होगा क्या? उस सॉल्यूशन की पीएच इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है भाई। ओके, तो देखो अपने को जो बफर होते हैं वो एक ऐसा सॉल्यूशन होते हैं जिसमें आप चाहे एसिड मिलाओ चाहे बेस मिलाओ, उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। उनके पीएच में कोई चेंज नहीं आता। तो आप लिख सकते हो, डेफिनेशन क्या लिखोगे? ए बफर सॉल्यूशन, ए बफर सॉल्यूशन resist a change in pH, resist a change in pH when added acid or base. When added an acid or base, when added an acid or base। हिंदी में क्या लिखोगे? ऐसे विलयन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, ऐसे विलयन जो पीएच परिवर्तन का विरोध करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल बताओ। देखो भाई, अपना जो ब्लड होता है ना, ब्लड जो खून होता है, वो सबसे बेस्ट किसका एग्जाम्पल है? देखो कोलाइड का भी एग्जाम्पल था, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा, ब्लड इज ए एग्जाम्पल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। और आपने यहाँ भी पढ़ा है कि ब्लड इज ए एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ध्यान रखना, बेस्ट एग्जाम्पल है बफर सॉल्यूशन का ब्लड। समझो कैसे। अब आपको सर कैसे? तो देखो आपको पता है कि ब्लड की पीएच कितनी होती है? ब्लड की पीएच कितनी होती है? 7.4। आपको ये पता है, और सबको ये पता है कि इसका जो टेस्ट होता है वो नमकीन होता है, ठीक है। तो देखो अगर ब्लड की पीएच चेंज हो जाती है तो अपनी बॉडी के ऊपर रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाती है, बॉडी में मतलब चेंजेस दिखना भी स्टार्ट हो जाते हैं। कोई एलर्जी हो जाती है और कुछ हो जाता है, बहुत सारी डिजीज़ हो जाती है। आपने सुना होगा कई बार जो ब्लड की पीएच है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। अब आप कई बार मार्केट में जाते हो, बाहर जाइए, वो बाहर जब जाते हो आप तो जंक फूड, फास्ट फूड वहाँ पे खा लेते हो। अटर लटर पटर जो भी होता है वो आप वहाँ पे दबा तब चढ़ते रहते हो, ठीक है। समोसा खा लिया, कचौरी खा ली, और कुछ ये बर्गर खा लिया, चाउमीन, मेरे को पता नहीं क्या क्या आप खा ले हो, ठीक है। अब जैसे आप उनको खाओगे तो वो सारी वहाँ मतलब एसिडिटी इंक्रीज करते हैं बॉडी में। किसको इंक्रीज करते हैं? एसिडिटी को। तो अगर वो अब आप खा रहे हो तो उनसे एसिडिटी इंक्रीज हो रही है, और एसिडिटी इंक्रीज हो रही है तो ब्लड की जो पीएच है वो चेंज होनी चाहिए।
अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई, अगर ब्लड की पीएच चेंज हो गई तो आपकी बॉडी में मतलब आपको टेंशन आ सकती है, मतलब ऐसे फिजिकली चेंजेज आने लगते हैं, फिजिकली मेंटली जो आदमी वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है पीएच चेंज होने पे, ब्लड की पीएच चेंज होने पे, ठीक है। तो अगर ऐसा होता तो ऑब्वियस ही बात है प्रॉब्लम अपने को होती, लेकिन ब्लड इज़ ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन। ध्यान रखना, अपन कुछ भी खा लें, लटर पटर चटर जो भी होते हैं कुछ भी खा लो आप, ब्लड की पीएच चेंज नहीं होने वाली, ठीक है। ध्यान रखना, अगर चेंज हो गई तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप लिख सकते हो एग्जाम्पल, ब्लड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है भाई। ब्लड इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक, ओके। अब देखो बफर सॉल्यूशन के टाइप पढ़ते हैं अपन, ठीक है। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के वो होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं बोलो, कौन कौन से होते हैं बफर सॉल्यूशन? 2 टाइप के, एक तो सिंपल बफर, एक होता है मिक्स्ड बफर, ठीक है। तो बफर सॉल्यूशन जो होते हैं आपके, बफर सॉल्यूशन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक तो सिंपल बफर और एक होता है मिक्स्ड बफर, ठीक है। ये मिक्स्ड बफर होते हैं ये फर्दर 2 टाइप के होते हैं, एसिडिक बफर और बेसिक बफर, ठीक है भाई, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। चलो ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है भाई। देखो आगे समझ में। अब जो सरल बफर होता है वो तो बिल्कुल नॉर्मल होता है, नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं उनको एसिडिक सॉल्यूशन बफर बोलते हैं। अब जो मिक्स्ड बफर होंगे, जो मिक्स्ड बफर होंगे ये 2 टाइप के होंगे, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। याद करने की ट्रिक बताता हूँ उनको, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी आपको याद नहीं रखने, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे देखो आप। तो एसिडिक बफर है ना, तो ये होता है वीक एसिड, वीक एसिड प्लस सॉल्ट का मिक्सचर होता है। एसिडिक बफर किसका एग्जाम्पल होता है? मिक्सचर होता है वीक एसिड प्लस सॉल्ट का। एक बार देख लो आप वो किसका होगा। अब देखो बेसिक है तो वीक बेस, वीक बेस प्लस प्लस सॉल्ट, ठीक है। अब ये सॉल्ट बनता है, जो लवण बनता है आपका, तो आपको पता है अच्छे से कि लवण किस किस से बनता है? एसिड और बेस से बनता है, अम्ल और क्षार से बनता है लवण, ठीक है। अब आपको इस सॉल्ट में कौन कौन से एसिड और बेस हैं? तो ये तो एक तो ले लिया आपने, एक कंपोनेंट तो ले लिया भाई, वीक एसिड लिया है, तो एसिड तो कौन रहेगा? वीक, बट बेस कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। ध्यान रखना, एक अगर वीक ले लिया तो अगला कंपोनेंट जिसका लेना है स्ट्रॉन्ग लेना है। यहाँ बताओ, यहाँ खुद बता सकते हो क्या? अरे साल्ट जो लोगे, साल्ट किस किस से मिलकर बनेगा? एसिड और बेस से, ठीक है। तो आपने एक कंपोनेंट ले लिया, वीक बेस ले लिया, तो क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या लोगे? स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखो, वीक एसिड क्या लिखोगे? अब इसका जो साल्ट होता है ना, साल्ट, वो क्या क्या होगा? वीक एसिड। ध्यान रखना, एक कंपोनेंट तो आपको वही लेना है जो आपने पहले लिखा है, जो पहले वाला हमेशा वीक कंपोनेंट और दोनों में। देखो एसिडिक बफर में वीक एसिड, बेसिक बफर में वीक बेस। तो जो साल्ट आप लोगे तो उसमें ये कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा, और प्लस क्या आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस इसमें आपका आ जाएगा, ठीक है। और इधर वाले साल्ट में क्या आएगा? इधर वाले साल्ट में क्या आएगा? इधर वाले साल्ट में आएगा एक तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, प्लस वीक बेस। देख लो आराम से, ये इधर वाले साल्ट में आ जाएगा। तो ये आपके हो गए बफर्स, ये आपके क्या हो गए? बफर्स, ठीक है। क्या होते हैं बफर्स? बफर्स क्या होते हैं? बफर एक ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिनमें अगर आप एसिड डालते हो
तो उनकी पीएच कम नहीं होती है, और अगर आप बेसिड डालते हो तो उनकी पीएच इंक्रीज नहीं होती है। मतलब जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हो, जो पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हो, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहोगे आप? ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहोगे? बिल्कुल ऐसे सॉल्यूशंस को क्या कहा जाएगा? बहुत बढ़िया, बफर सॉल्यूशन उनको कहा जाएगा। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, सिंपल बफर, मिक्स्ड बफर। ठीक है, मिक्स्ड बफर आर क्लासिफाइड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। अब कुछ नहीं पढ़ना, लास्ट में अपने को इनके पीएच के फॉर्मूले पढ़ने हैं, इनके पीएच के फॉर्मूले पढ़ने बहुत ईजी से पढ़े हैं। मैं बताऊंगा आपको, मैंने क्या कहा, एग्जाम्पल भी आपको याद नहीं रखने, एसिडिक बफर के और बेसिक बफर के एग्जाम्पल्स भी आपको याद नहीं रखने, बस ये तो याद रखना है। ये किससे बना होता है एसिडिक बफर? वीक एसिड और सॉल्ट से बना होता है। सॉल्ट कौन सा होगा? एक तो वीक एसिड का और दूसरा अपोजिट कंपोनेंट कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वीक बेस। ये बेसिक बफर कैसे बनता है? वीक बेस प्लस सॉल्ट से। सॉल्ट किस का होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस का। बस अब आप कॉम्बिनेशन बनाते रहना, एग्जाम्पल्स अपने आप बनते जाएंगे। कॉम्बिनेशन बनाते रहना, एग्जाम्पल्स अपने आप बनते रहेंगे। हाँ, एक बात है कि आपको वीक एसिड्स के पता होना चाहिए, वीक एसिड्स कौन कौन से हैं, वीक बेस कौन कौन से हैं, तो उनका पता आपको होना चाहिए। तो आपको एक चीज़ तो ये भी पता होगी कि जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं? वीक होते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, हाइड्रोजन साइनाइड, तो जितने भी ऑर्गेनिक जिनमें भी कार्बन आता है ना, जिन एसिड्स में भी क्या आता है? कार्बन आता है, वो कैसे होते हैं? वीक होते हैं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, तो ये इसको रफ कर रहा हूँ मैं। आप हेडिंग डाल दो सिंपल बफर। ठीक है, क्या डाल दो हेडिंग? सिंपल बफर। हेडिंग आप डालोगे सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है भाई, डाल दो। फिर जब तक ये बोर्ड सूख जाए आप क्या करो? हेडिंग डाल दो। ठीक है, बोर्ड क्या थोड़ा सा गीला है ड्यू टू ये जो मेरे पास कपड़ा है, ये कपड़ा भी कैसा है? गीला है, इसलिए। ठीक है, हेडिंग डालो आप सरल बफर विलियन। क्या डालोगे? सरल बफर विलियन। ठीक है भाई, देखो फर्स्ट कौन सा डालोगे आप? देखो मार का चलना ही बंद हो गया, सूखा नहीं है। फर्स्ट होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन। कौन सा होता है? सिंपल बफर सॉल्यूशन। एक बार और देखो, मैं ट्राई करता हूँ देखिए दूसरे कपड़े से। अब की बार चल जाएगा भाई। ठीक है, ओके। आप डालोगे सिंपल बफर सॉल्यूशन। सिंपल बफर सॉल्यूशन। तो आप कह सकते हो व्हेन ए सॉल्यूशन ऑफ एनी सब्सटेंस इज बिहेव एज बफर सॉल्यूशन देन कॉल्ड सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अगर किसी पदार्थ का विलयन, अगर किसी पदार्थ का विलयन किसकी तरह बिहेव करने लग जाए? बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करने लग जाए, तो उसे क्या कहोगे आप? सिंपल बफर कहोगे। ठीक है, लिख सकते हो व्हेन a solution of any substance, when a solution of any substance behave as a buffer solution, when a solution of any substance behave as buffer solution known as simple buffer solution.
known as simple buffer solution. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो आप, ये क्या है आपका एसिटिक एसिड और ये क्या है आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो आपका वीक एसिड है भाई, ऑर्गेनिक एसिड आ गया, कैसा है वीक एसिड आपका है। ये क्या है आपका वीक बेस है, क्या है वीक बेस है। ठीक है, इन दोनों का जो सॉल्यूशन आएगा, ये जो सॉल्यूशन बना, एक सोल्ट बन गया। ये क्या बन गया सोल्ट बन गया। ये सोल्ट कैसा है वीक है, ध्यान रखना है सोल्ट कैसा है वीक है। सोल्ट कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट मान सकते हो आप इसको। अब आपको ये पता होना चाहिए सोल्ट कैसा है वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है कि जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना करें। अब आप कहोगे सर सोल्ट तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, फिर ये वीक कैसे है। अगर सोल्ट में कोई एक कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग आ रहा है, जैसे आप मिक्सचर बनाते हो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, इसका सोल्ट बनेगा। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसका सोल्ट बनेगा। वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड प्लस वीक बेस। तो लास्ट वाला जो कंपोनेंट है वीक एसिड प्लस वीक बेस, इसमें दोनों ही कंपोनेंट क्या हैं वीक हैं, वीक हैं। जबकि जो पीछे अपने 3 पढ़ लिए स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, सब में एक कंपोनेंट क्या आ रहा था स्ट्रॉन्ग आ रहा था। अगर एक कंपोनेंट भी स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो जो आपको साल्ट है वो कैसा बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा। साल्ट कैसा बनेगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आपका बनेगा। ये जो साल्ट बन रहा है ये कैसा होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। और आपको ये अच्छे से पता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करते, अगर कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं करेंगे आप कह सकते हो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, कैसे है वीक है, या आप कह सकते हो बिहेव एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, बिहेव एज वीक इलेक्ट्रोलाइट कर सकते हो। यहाँ पे क्या करोगे CH3COO NH4 अमोनियम एसिडेट बोलते हैं इसको। कैसे सोचा होगा NH4 प्लस एसिटेट माइनस। ये रिवर्सिबल का साइन लगा लिया, इसका मतलब ये कम्प्लीटली डिसोशिएट नहीं हो रहा। अब कितना भी हो रहा होगा 5% हो रहा होगा, 10% हो रहा होगा, 40% हो रहा होगा, लेकिन 50% हो रहा होगा, 100% ये नहीं होगा, 90% भी ये नहीं होगा। बहुत कम डिसोशिएट होता है, बहुत ही कम डिसोशिएट होता है, ध्यान रखना। 10% भी नहीं होता एक प्रकार से, ये देख लो आप। तो 10% हो जाएगा, लेकिन जो वीक कंपोनेंट जो एसिड है ना आपका वो नहीं होता तब। ठीक है, तो ये देखो अब आपके ये बफर सॉल्यूशन है। क्या है ये बफर सॉल्यूशन है, यही तो है, इन दोनों का मिक्सर ही तो होता है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये बफर सॉल्यूशन है। आपने क्या किया इसमें, आपने क्या किया जैसे ही when we क्या रे when we added small amount of acid then H plus ion combine with acetate ion and form, देखते जाओ इधर पहले समझ लो, and form acetic acid which is weak acid, so partially dissociate। देखो रे
ये बफर सॉल्यूशन आपके पास आ गया। जैसे ही आपने क्या किया, इसमें एसिड ऐड किया, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी पीएच इंक्रीज हो जाएगी, पीएच डिक्रीज हो जाएगी, सॉरी पीएच क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा बना रहे हो आप, एसिड ही बना रहे हो। तो जैसे आपने एसिड उसमें डाला तो आपको पता है एसिड का काम क्या होता है, H+ देना, ठीक है, एसिड का काम क्या है, H+ देना। तो सॉल्यूशन में जो H+ मिलेंगे ना, उन H+ से ये एसीटेट आयन कंबाइन कर लेगा। क्या कर लेगा, ये एसीटेट आयन वहाँ से उनसे कंबाइन कर लेगा। ऐसे समझ में। अब जैसे ही कंबाइन किया क्या फॉर्म होगा, बोलो क्या फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। H+ मिलते क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और क्या फॉर्म होगा, एसिटिक एसिड फॉर्म होगा। अब एसिटिक एसिड खुद क्या है, वीक एसिड है। एसिटिक एसिड खुद क्या है, वीक एसिड है। अगर वीक एसिड है तो वो तो पार्शियल डिसोशिएट होता है, बहुत कम अमाउंट में डिसोशिएट होता है, 5% के आसपास, 10% के आसपास इतना डिसोशिएट होता है। तो जब वो डिसोशिएट ही नहीं होगा फिर से, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा H+ नहीं मिल पाएंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा H+ नहीं मिल पाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा रहेगा, बिल्कुल जैसा है पहले वैसा का वैसा ही रहेगा, ठीक है। अगर सॉल्यूशन में H+ की नंबर इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, अगर सॉल्यूशन में H+ आने की कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो आप कहोगे कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। लेकिन इंक्रीज क्यों नहीं हो पाती, क्योंकि जितना भी आज आप H+ डाल रहे हो, ये जो सोल्ट है ये तो डिसोशिएट करेगा, इसमें डिसोशिएट कर जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि सोल्ट बनने के बाद में जो आयन बने, अगर आपने इसमें एसिड डाल दिया तो वो एसिड के जो H+ हैं वो इससे कंबाइन करते जाएंगे और क्या फॉर्म होता जाएगा, एसिडिक एसिड फॉर्म होता जाएगा, एसिडिक एसिड फॉर्म होता जाएगा। और एसिडिक एसिड खुद के एक वीक एसिड है, इसकी वजह से वो पार्शियली डिसोशिएट वो करता है, ठीक है। तो हमने लिखा व्हेन वी एडेड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड देन H+ आयन कंबाइन विद एसिटेट आयन एंड फॉर्म एसिटिक एसिड विच इज वीक एसिड, सो पार्शियली डिसोशिएट। सिमिलरली अगर आप इसमें सम अमाउंट ऑफ OH- आयन कंसनट्रेशन डालते हो, बेस के डालते हो कुछ अमाउंट, तो वहाँ से क्या मिलेंगे आपको, OH- आयन मिलेंगे। और वो OH- आयन किससे कंबाइन करेंगे, NH4OH से। तो वो क्या बना लेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और ये फिर से कैसा है, वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है। तो अब आप क्या करोगे, वीक बेस है तो वो ऑब्वियसली बात है, सीधा सा पार्शियल डिसोशिएट करेगा। अगर पार्शियल डिसोशिएट करेगा तो बताओ क्या सॉल्यूशन में OH आयंस की कंसनट्रेशन इंक्रीज होगी क्या, बिल्कुल भी नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। तो यहाँ पे ये पीएच चेंज को रेसिस्ट करते हैं, यहाँ पे पीएच में चेंज नहीं आएगा। सिमिलरली देखो ये स्पेलिंग आप चेक कर लेना, ठीक है। सिमिलरली when we added a small amount of base then its OH- ion combined with NH4+ ion and form ammonium hydroxide, which is also a weak base, so partially dissociate, ठीक है। so partially dissociate, so we can say that there is no change in pH of solution. So we can say that there is no change in the pH of the solution. So this solution is behave as, so this solution
इज बिहेव एज बफर सोल्यूशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? बहुत अच्छे समझ में आ गया। मैंने जो लैंग्वेज थी उसको भी लिख दिया आपके लिए कि एक वीक एसिड ले लो, वीक बेस ले लो, दोनों कंबाइन करवा दो, सोल्ट बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। जो सोल्ट है या इनका जो सोल्यूशन है वो सोल्यूशन क्या होगा? वो सोल्यूशन क्या होगा आपका? पता है आपको अच्छे से क्या होने वाला है आपका? ये होने वाला है बफर सोल्यूशन वाला। क्यों? क्योंकि इस सोल्यूशन में अगर आप एसिड क्या डालते हो, एसिड अगर आप ऐड करते हो तो एसिड का H+ इसके एसिटेट आयन से कंबाइन करके क्या बना लेगा? एसिटिक एसिड बना लेगा। और एसिटिक एसिड खुद क्या है? एक वीक एसिड है, तो वो फर्दर डिसोशिएट नहीं होगा, और अगर होगा भी तो पार्शियल डिसोशिएट होगा, तरह से डिसोशिएट वो होगा। ठीक है, मतलब बहुत कम अमाउंट में वहाँ से आपको H+ मिलेंगे। दूसरा, अगर आपने उसमें कुछ अमाउंट में क्या कर दिया? बेस ऐड कर दिया, तो बेस से क्या मिलेगा आपको? OH- आयन मिलेंगे। अगर OH- आयन जो है वो इस सोल्यूशन में NH4+ अमोनियम आयन से क्या कर लेंगे? कंबाइन कर लेंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर लेंगे। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड खुद से क्या है? एक वीक बेस है, तो ये आल्सो क्या करेगा? पार्शियल डिसोशिएट करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा? पार्शियल डिसोशिएट करेगा। तो यहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या नहीं मिलने वाले? कंसंट्रेशन ऑफ OH- आयन नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से जो सोल्यूशन है उसकी pH के ऊपर कोई चेंज नहीं होता, pH उसकी चेंज नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ना तो सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा H+ बच रहे, ना सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा OH- बच रहे, इसकी वजह से उसके pH में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो अपन कह सकते हैं कि इन दोनों का जो मिक्सचर है, वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर है, वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एक बफर सोल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि वो pH चेंज को रेसिस्ट कर रहा है, pH चेंज को वो रेसिस्ट कर रहा है। इसलिए इस टाइप का जो सोल्यूशन है उसको क्या कहोगे आप? सिंपल बफर सोल्यूशन आप कहोगे। क्या कहोगे? सिंपल बफर सोल्यूशन आप उसको कहोगे। वीडियो को पॉज करो और उतार लो बहुत अच्छे से, और आगे वाले अब अपन करते हैं। ठीक है, चलो तो फिर ठीक है भाई, चलो तो फिर चलते हैं आगे। ओके, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। कौन सा? मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। आप तो समझ गए एक मिक्स्ड बफर तो, अरे समझ गए एक दो टाइप के होंगे। कौन कौन से? सर वही जो आपने पहले बताए थे। बताओ देखिए कौन से बताए थे पहले? सर वो बताए थे ना आपने पहले, एसिडिक बफर और बेसिक बफर। हाँ सर, वही वही। ठीक है, अब एसिडिक बफर का एग्जांपल बताओ। सर आपने लिखा था ना वीक एसिड प्लस सोल्ट। सोल्ट में क्या होगा आपका? एक कंपोनेंट वीक होगा, दूसरा कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग होगा। वीक कंपोनेंट आपको वही लेना है जो आपने पहले लिख रखा है। वीक कंपोनेंट आपने वही लेना है, आपको जो आपने पहले लिख रखा है वही आपको क्या लेना है? वीक कंपोनेंट आपको लेना है। ठीक है, चलो तो फिर अब अपन डालते हैं मिक्स्ड बफर सोल्यूशन। मिक्स्ड बफर सोल्यूशन अपन पढ़ते हैं। क्या होते हैं? क्या होते हैं बोलो? मिक्स्ड बफर सोल्यूशन क्या होते हैं? ठीक है, दो सोल्यूशन, देखो आप दोनों को ऐड कर दो, एसिडिक बफर वाले डेफिनेशन को और बेसिक बफर वाले डेफिनेशन को। एसिडिक बफर किससे बन रहे थे? वीक एसिड, वीक एसिड और वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बने हुए सोल्ट से। या फिर आप कह सकते हो जो बेसिक बफर है वो किससे बन रहे हैं? वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर बने हुए सोल्ट से बनते हैं। तो इस टाइप का जो सोल्यूशन होगा वो क्या कहलाएगा आपका? मिक्स्ड बफर सोल्यूशन। दो सोल्यूशंस, those solutions which made from which are made from either weak acid and salt of weak acid plus strong base
और weak base and salt of weak base plus strong acid, ठीक है, weak base plus strong acid known as mixed buffer solution, mixed buffer solution, ठीक भाई। मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। मिक्स्ड बफर solutions are of 2 types। फर्स्ट अपन पढ़ने जा रहे हैं, इन सबको रफ कर दें। चलो एक बार लिख देता हूँ, कौन सा? एसिडिक बफर, और सेकंड कौन सा आपका? बेसिक बफर, ठीक। आ गया समझ में? आ गया। रफ करें सबको, उतार लो। फिर एसिडिक बफर पढ़ते हैं। क्या क्या करना है? जिसके पीएच डेरिवेशन करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। चलो देख लो एक बार, थोड़ा सा तो यहीं देख लेते हैं अपन। पहला कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? एसिडिक बफर पढ़ने जा रहे हैं। पहले कौन सा पढ़ने जा रहे हैं अपन? एसिडिक बफर अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो एसिडिक बफर क्या होगा? मैंने बताया था ना, वीक एसिड प्लस सोल्ट से फॉर्म होगा। एसिडिक बफर किससे फॉर्म होगा? वीक एसिड प्लस सोल्ट से। और ये सोल्ट है, ये किससे फॉर्म होगा? आपका फर्स्ट कंपोनेंट तो उसमें रहेगा ही रहेगा। फर्स्ट कंपोनेंट को तो आपको उसमें रखना ही रखना है। सेकंड कंपोनेंट आपको स्ट्रॉन्ग लेना है, ठीक है। सेकंड कंपोनेंट कैसे लेना है? स्ट्रॉन्ग लेना है। तो वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ठीक है। आप डेफिनेशन भी लिए ले सकते हो। दो सॉल्यूशन विच आर मेड फ्रॉम weak acid and salt of weak acid and strong base are called acidic buffer। ऐसे विलयन जो दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल अम्ल व प्रबल क्षार से मिलकर बने लवण का विलयन होते हैं, क्या कहलाते हैं? एसिडिक बफर कहलाते हैं। अम्लीय बफर वो कहलाते हैं। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर्स। एग्जाम्पल ऑफ एसिडिक बफर। वीक एसिड बोलो रे, सबसे पहला एग्जाम्पल एसिटिक एसिड प्लस सोल्ट। अब तो आपने क्या ले लिया? एसिडिक एसिड ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा लेना है? NaOH लेना है। क्या लेना है? NaOH लेना है। तो क्या बनेगा? सोडियम एसिटेट बनेगा क्या? अरे बनेगा क्या? Na आ जाएगा यहाँ से और H2 बाहर निकल जाएगा। दूसरा देखो, HCN प्लस KCN लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। HCN क्या है? वीक एसिड है। HCN क्या है? वीक एसिड है। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या लोगे? KOH ले लोगे। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए लोगे? KOH ले लोगे। देखो रे, HCN प्लस KOH क्या बन जाएगा? KCN प्लस H2। ये बन गया सोल्ट, ये बन गया वाटर। अरे एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है? आपको पता है, सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन होती है। ये आपका वीक एसिड है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तो अरे खुद कर सकते हो अब तो यार ऐसा, ठीक। ये सोल्ट है, ध्यान रखना। थर्ड एग्जांपल बताओ। थर्ड एग्जांपल आप कह सकते हो बेंजोइक एसिड प्लस सोडियम बेंजोएट या पोटेशियम बेंजोएट। कुक, COO के कुक, पोटेशियम बेंजोएट कर सकते हो ना। इसकी रिएक्शन KOH से करवा देना, ये बन जाएगा, सोल्ट बन जाएगा,
ठीक। और बताओ, और एग्जांपल्स बताओ इसके, कोई बताओ, कोई वीक एसिड बताओ, वीक एसिड बताओ, स्ट्रॉन्ग बेस लो। वीक एसिड H2CO3 लिख सकते हो क्या आप? वीक एसिड क्या लिख सकते हो? H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। बोलो NaOH ले लें, क्या ले लें? देखो यहाँ पे देखना, प्लस Na2CO3 प्लस Na2CO3, आपने क्या किया? H2CO3 की रिएक्शन किससे करवा दी? NaOH से करवा दी, 2 मोल से, क्योंकि ये 2H प्लस दे सकता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 2 Na प्लस लग जाएंगे, तो Na2CO3 बन जाएगा, और 2 क्या बन जाएंगे? H2O बन जाएंगे। ठीक, ये बन गया आपका सोल्ट, ये आपका वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वो बन गया सोल्ट। तो H2CO3 प्लस Na2CO3। और बताओ, और बताओ कोई ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड कोई भी बताओ, बताओ देखें। पर देख लो आप, H2S प्लस K2S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस K2S, ये जो एसिड है ये भी कैसे है? वीक एसिड है, वाटर से भी वीक है। H2S कैसे है? वीक एसिड प्लस K2S। रिएक्शन करवा सकते हो? करवा सकते हो। H2S की रिएक्शन किससे कराओगे? 2 आइस ऑफ KOS से करवाओगे। तो यहाँ से KOS तो 2 मोल तो क्या बाहर हो जाएंगे? H2 बाहर हो जाएंगे, और ये क्या बन जाएगा आपका? K2S आपका बन जाएगा। ठीक है, ओके, करके बताऊँ खड़ी? अरे कर लोगे आप, मेरे को पता है। तो क्या मुझे बताओ, आपने एसिडिक बफर के एग्जाम्पल्स याद किए क्या? मैंने तो नहीं किया भाई। बस मुझे तो अगर आपको ये पता है कि वीक एसिड कौन कौन से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो आप, सॉरी एक मिनट, सॉरी, याद किया है किसी ने? आप में से तो कोई होगा नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? एग्जाम्पल्स ऑफ, हाँ सर कहीं कोरोना हो गया हो? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कोरोना वाले जुकाम नहीं है। एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक बफर आपने अच्छे से पढ़ लिए, याद करने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है, बस ये याद कर लेना, वीक एसिड प्लस सोल्ट। सोल्ट किससे बनेगा? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनेगा। बना दो ख़त्म, बना दो ख़त्म। अब करते हैं अपन कैलकुलेशन ऑफ pH फॉर एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक, तो अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है। देखो एग्जाम्पल मैंने बता दिए भाई अच्छे से, और अब आप इनको नहीं भूलोगे, ध्यान रखना, बस ये तरीका याद रख लेना, एग्जाम्पल नहीं याद रखने। 2 4 5, 2 4 5 किसके एग्जाम्पल याद रखोगे? वीक एसिड्स के। और 2 4 5 किसके एग्जाम्पल याद रखोगे? वीक बेस के। ठीक है, हेडिंग आप डाल दो कैलकुलेशन ऑफ, या फिर आप हेडिंग डाल सकते हो pH ऑफ एसिडिक बफर। इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट, ये लुकोस पहले नहीं लगाया था अपन ने, पहले हो सकता है भूल गए हों। pH ऑफ एसिडिक बफर, देखना भाई, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। ठीक, अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं, वीक एसिड प्लस सॉल्ट का एग्जांपल ले रहे हैं अपन। ठीक है, तो आप क्या करो, कुछ ही मत करो, आप यहाँ पे लिख लो, ये आपने वीक एसिड ले रखा है, एक सॉल्यूशन में तो है ही वीक एसिड, तो ये वीक होने की वजह से, ये क्या है आपका? वीक एसिड है, वीक होने की वजह से पार्शियल डिसोशिएट करता है। ठीक है, क्या करता है? पार्शियल डिसोशिएट करता है H प्लस में एंड एसीटेट आयन में करता है। सिमिलरली आपके पास जो दूसरा है CH3COONA, ये क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग सोल्ट है, क्या है? स्ट्रॉन्ग सोल्ट, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है।
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्यों? क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, इसमें एक कंपोनेंट क्या आ रहा है, NaOH आ रहा था। सोल्ट में एक कंपोनेंट क्या आ रहा था, NaOH, जो कि कैसा था, स्ट्रॉन्ग था। तो अगर सॉल्यूशन में जो सोल्ट आपको फॉर्म हो रहा है उसमें अगर एक भी कंपोनेंट स्ट्रॉन्ग आ रहा है तो सोल्ट भी कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वो कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंप्लीट आयोनाइज या कंप्लीट डिसोशिएट वो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 100% डिसोशिएट होता है, ध्यान रखना। और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, Na प्लस एसीटेट आयन। आप लिख सकते हो 100% डिसोशिएट। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो ये जो स्ट्रॉन्ग सोल्ट है यही क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। आ रहा है समझ में? ये क्या है आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। चलो तो भाई ठीक, आपने लिखा इसके लिए Ka। क्या लिखा, Ka। तो यही है कि तो एसिड का इसी का लिखा जाए तो साल्ट है, अपने को तो एसिड का लिखना है। क्या लिखते हो, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अपने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, ठीक। अब ध्यान से देखो कि इस Ka की जो इक्वेशन है, Ka क्या है यहाँ पे, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। Ka क्या है हियर, Ka इज इक्वल टू एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे, देखो समझना, मैं लिखवा नहीं रहा, केवल समझा रहा हूँ आपको अच्छे से, बैठे लेना दिमाग में, आप अपने लैंग्वेज में लिख लेना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस Ka की इक्वेशन में, इस Ka की इक्वेशन में जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ रही है, इस Ka की इक्वेशन में जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ रही है, इस सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन, ठीक। तो मुझे बताओ ये एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आपको एसिड से मिल रही है या सोल्ट से मिल रही है? Ka की इक्वेशन में जो एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आ रही है, ये एसीटेट आयन की कंसंट्रेशन आपको इस एसिड से मिल रही है या इस सोल्ट से मिल रही है? तो आपको अच्छे से इस बात का पता है कि जो एसिड होता है ये पार्शियली डिसोशिएट करता है। क्या करता है, पार्शियली डिसोशिएट करता है। ये क्या करता है, पार्शियली डिसोशिएट ये करता है। और आपको पता है पार्शियली डिसोशिएट करेगा, बहुत कुछ अमाउंट में डिसोशिएट होगा, 5% 10% डिसोशिएट होगा। तो जितना डिसोशिएट होगा वापस से H+ से कंबाइन करके क्या बना लेता है, एसिटेट बना लेता है। इधर एसिटिक एसिड वापस से कंबाइन करके ये आयंस बना लेता है, और ये आयंस वापस से कंबाइन करके एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होते रहते हैं। तो बहुत कम डिसोशिएट होते हैं। तो क्या यहाँ से आपको इसकी एक्टिव कंसंट्रेशन मिल पाएगी? क्या नहीं मिल पाएगी। अरे कहाँ से मिलेगी सर, यहाँ से मिलेगी। देखो 100% डिसोशिएट कर रहे हैं साल्ट तो सिंगल, देखो एरो भी तो देखो सिंगल साइड में ही, तो 100% इसकी जो कंसंट्रेशन आ रही है, ये जो सोल्ट यहाँ पे जो इस इक्वेशन में जो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन आ रही है, वो किसकी यूज़ करोगे आप? सोल्ट की यूज़ करोगे। क्यों करोगे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। क्यों करोगे, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है कि जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है आपके पास एसीटेट आयन की, वो कहाँ से मिल रही है आपको? सोल्ट से मिल रही है। क्योंकि एसिड की डिसोसिएशन से जो एसीटेट आयन बनेगा वो वापस से H+ से कंबाइन करके वापस से एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और डिसोसिएशन भी उसका इतना बहुत ही कम होता है, डिसोसिएशन में क्या होता है, लेस होता है। लेकिन सोल्ट का 100% डिसोसिएट होने की वजह से, सोल्ट का डिसोसिएशन 100% होने की वजह से आपको फुल जो एक्टिव कंसंट्रेशन है वो कहाँ से मिलेगी आपको? एसीटेट आयन की सोल्ट से मिलेगी। ठीक, तो आप इसके जगह क्या लिखोगे? सोल्ट। तो आप लिख सकते हो कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट। ये सोल्ट से तो मिल रही है आपको। चलो तो देखो एसिटिक एसिड ये कहाँ से मिलेगा आपको? बताओ इसकी इफेक्टिव कंसंट्रेशन आपको सोल्ट से मिलेगी या एसिड से मिलेगी? बताओ कहाँ से मिलेगी? सोल्ट से मिलेगी या एसिड से मिलेगी? तो सर सोल्ट में तो कहीं भी अपने पास आ ही नहीं रहा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड तो कहाँ आ रहा है? इसमें आ रहा है, एसिड वाले इक्वेशन में आ रहा है। क्योंकि ये एसीटेट आयन वापस से H+ से कंबाइन करके क्या बना रहा है आपको? एसिटिक एसिड बना रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि यहाँ जो इफेक्टिव कंसंट्रेशन है एसिटिक एसिड की वो कहाँ से आ रही है आपको? इस एसिड से आ रही है। तो दूसरा आप कह सकते हो CH3COOH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ
एसिड इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। वैल्यूज पुट कर दो, कुछ नहीं करना। के ए इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट ओवर कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। एक मिनट ध्यान रखना भाई, मैं थोड़ा सा 1 मिनट एसी को कम कर देता हूँ। एक मिनट आप उतारो इसको। बस हो गया भाई, ठीक। देखो ये आ गया। अब क्या करना आपको? कुछ नहीं करना। इक्वेशन नंबर इसको कह दो आप 3। टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑफ इक्वेशन 3, तो माइनस का लॉग ऑफ के ए इज इक्वल टू माइनस का लॉग, देखो डिटेल से समझा रहा हूँ आपको और अच्छे से आराम से समझना है, एक एक चीज़ को खोल खोल के बता रहा हूँ। ठीक है, अब माइनस को तो बाहर रखो। log m ओवर log n क्या लिखोगे? log m माइनस का log n लिखोगे। लिखो एक एक को, इसको तो बता दो। क्योंकि माइनस का log के ए, चलो बाद में लिख लेंगे एक साथ, बाद में एक साथ लिखेंगे, ठीक है। अपने पास में पी एच वाला कंसेप्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो आपने इसको लिखा माइनस का log के ए इज इक्वल टू, माइनस को एक बार बाहर रखो, इसको तो हटाई दो। अब आपने लिखा log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट, log m माइनस log n लिख दोगे, माइनस का log n लिख दिया। अब यहाँ पे कह सकते हो क्योंकि log m ओवर n क्या होता है? log m माइनस का log n होता है, ठीक है। m ओवर n तो मैंने लिख दिया, m को पूरे को एक साथ लिख दिया, फिर n को लिख दिया। अब मैं मिटा रहा हूँ इसको। आगे देखो log m इंटू n, log m इंटू n क्या होगा? log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है। इस माइनस को एक बार बाहर ही रखो आप, माइनस का log के ए इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर, log m, ठीक है, प्लस log n। m इंटू एन क्या होता है? log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। आगे वाला एज इट इज, माइनस का log एसिड। अब इसको अंदर चिपका दो, अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आएगा माइनस का log के ए इज इक्वल टू, माइनस का log के ए इज इक्वल टू माइनस का log कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस log कंसनट्रेशन ऑफ सोल्ट प्लस का log कंसनट्रेशन ऑफ एसिड। तो आपको अच्छे से पता है कि माइनस का log के वो क्या बोलते हो? नेगेटिव log ऑफ के ए क्या बोलते हैं? पी के ए क्या बोलते हैं? पी के ए। एंड नेगेटिव log ऑफ H प्लस क्या बोलते हैं? पी एच। ये तो क्या आपका पी के ए, ये क्या होगा आपका? पी एच, ठीक। आप इसको लिख सकते हो प्लस प्लस या फिर माइनस log कंसंट्रेशन ऑफ सोल्ट प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको? सारी वैल्यू पीएच की फाइंड करनी है।
तो कर लो भाई, पी एच की कर लो। सर का क्या जा रहा है, पी एच की करोगे तो उन सबको उठा के इधर लेके आओगे, तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट माइनस का लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। समझ में आ गया। अब ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। log m माइनस का log n, क्या लिखोगे, log m ओवर log n। तो यहाँ से आप लिख सकते हो पी एच इज इक्वल टू पी के ए प्लस log m ओवर log n। लो भाई, ये आपके आ गई वीक एसिड्स की पीएच, क्या आ गई, वीक एसिड की पीएच आपके पास आ गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार लगाना चाहो लगाते रहो, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपकी इच्छा करे प्रभु, आप उनको वैसे भी